सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबल वेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी एंटाइटलमेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। तो ये जो न्यूज़ है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। वी विल ट्राई टू कवर डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे। 5 AM को ये सेशन आपका डेली बेसिस पर होगा, मंडे टू फ्राइडे, ये आपको ध्यान में रखना है। इट विल बी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे के टॉपिक्स आपके मंडे को कवर हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है, अगर आप देख सकते हो, ये न्यूज़ भी आपकी आई थी, व्हाट मीटिंग एमएसपी डिमांड वुड कॉस्ट गवर्नमेंट, इस पर ये आपका जो है आर्टिकल आया हुआ था, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबल वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी एंटाइटलमेंट, ये हिंदू में भी मैंने एक बार अभी क्वेश्चन ही कवर किया था। तो बाय फोर्सिंग प्राइवेट ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स टू पे एमएसपी, पहला जो स्टेटमेंट है। बाय गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी थ्रू इट्स एजेंसीज वाया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। तो जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, व्हेन यू टॉक अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कोई भी जैसे फार्मर है, अगर वो अपने किसी भी क्रॉप को सेल करता है तो गवर्नमेंट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। तो अगर मार्केट में जो रेट है उसको कम में मिलता है, तो अगर कम है एमएसपी से नीचे, तो ऐसे सिचुएशन में जनरली अगर आप देखा जाए तो एमएसपी में ही जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स अपने क्रॉप को सेल करता है। तो गवर्नमेंट अराउंड 23-24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है वो कम क्रॉप्स के लिए ही होता है, 1-2 क्रॉप्स के लिए ही प्रोक्योरमेंट आपका होता है, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे एमएसपी को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको फोर्स किया जा सकता है कि वो एमएसपी को पे करें, मतलब मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है इससे नीचे प्राइस नहीं होना चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए। सो यहाँ पे जो मार्केट की तरफ से अगर वो प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोक्योरमेंट करें, जो कर रही हैं एट एमएसपी थ्रू इट्स एजेंसीज, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोक्योरमेंट करें एट एमएसपी अपनी एजेंसीज के माध्यम से, और वहाँ पे जब प्रोक्योरमेंट करें तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो फार्मर्स को दिए जाए। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे मार्केट में अगर जो प्राइस है दैट इज़ 80 रुपीज़, एमएसपी 100 रुपीज़ है, तो ये जो 20 रुपीज़ का गैप होगा दैट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। तो तीनों ही जो तरीके हैं, all the three are part of or we can say probable ways for implementation of MSP entitlement। आंसर जो होगा that is 1, 2 and 3। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो PDF है, ओवरऑल सारे जो PDF है दैट विल ऑल्सो बी शेयर्ड, एक साथ कंप्लीट वे में जो है वो शेयर की जाएगी कंपाइल्ड फॉर्म में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस पार्टिसिपेशन इन अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो न्यूज़ अगर देखा जाए तो ये भी वाई RBI हैज़ केप्ट एंट्री ऑफ बिग बिजनेसेस इन बैंकिंग ऑन होल्ड फॉर नाउ, ये आपकी न्यूज़ थी और काफ़ी अधिक वी कैन से चर्चा में भी रही है। तो यहाँ पे दे आर सेइंग, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको कंसिडर करना है अबाउट द इंडिविजुअल एंड कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस पार्टिसिपेशन इन अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो नया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसमें जो पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड, मे बी इंडिविजुअली जो कंपनीज हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड हैं लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस पार्टिसिपेशन की बात की जाए प्राइवेट सेक्टर बैंक में। सो इंडिविजुअल ये कंपनीज की व्हेन यू टॉक अबाउट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट, दे आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द इक्विटी ऑफ अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक अप टू 50% तक जो पार्टिसिपेशन है इक्विटी या शेयर के अंदर वो हो सकता है। जो शेयर होल्डर हैं शुड नॉट हैव एनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट और अदरवाइज, किसी भी तरीके से जो भी जैसे शेयर होल्डर एग्रीमेंट या दूसरे किसी भी तरीके से जो भी शेयर होल्डर्स हैं दे शुड नॉट हैव एनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक। जो बैंक है उसके बोर्ड में कोई भी ऐसा डायरेक्टर आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जनरली फिर ऐसे कंसिडरेशन में अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी ऐसा उसका जो शेयर होल्डर है या उसका जो प्रेजेंस है एज अ डायरेक्टर बोर्ड के अंदर हो, जो डायरेक्टर एज अ बोर्ड में के उसमें है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्लॉज अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो आपको ठीक लगेगा। दे शुड नॉट हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द बैंक, दे शुड नॉट हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द बैंक, ये भी एक जो पॉइंट है। तो यहाँ पे
जो बैंक है उसके इंटरेस्ट को कंट्रोल करना, यहाँ भी ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर करेक्ट स्टेटमेंट अगर पूछा तो यहाँ पे पहला जो है द सेंट्रल बैंक सेज इंडिविजुअल एंड कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द इक्विटी ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक अप टू 10%। यहाँ पे लिखा है 50%, तो इट इज़ अप टू 10%, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। और दे शुड नॉट हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द बैंक। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बैंक जो भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द बैंक इटसेल्फ या उसकी पॉलिसी को कंट्रोल करने का कोशिश करें, तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये तो गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डुअल कमांड सिस्टम ऑफ पुलिसिंग दैट इज इन फोर्स अक्रॉस मध्य प्रदेश। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पहले ही देख लो सोर्स भी है, ये आपका एक न्यूज़ आई थी ऐसे ही, हाउ कमिश्नरेट सिस्टम इन भोपाल एंड इंदौर विल इम्पैक्ट पुलिसिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूअल कमांड सिस्टम पुलिसिंग में दैट इज इन फोर्स अक्रॉस मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ड्यूअल कमांड सिस्टम में जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखें और एसपी जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, उसका डीएम इज इंटरेस्टेड विथ इशूइंग अरेस्ट वारंट लाइसेंस वाइल एसपी हैज द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एंड मेक अरेस्ट। फिर द सिस्टम इज डिजाइन टू इंश्योर हायर कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मेकिंग द पुलिस लेस अकाउंटेबल टू द डीएम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये स्टेटमेंट है कि जैसे अगर इस सिस्टम की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, ये जो सिस्टम है इट एक्चुअली इज डिजाइन टू इंश्योर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर। क्योंकि अर्लियर अगर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इंश्योर करना, ये एक एम आपका बन जाता है, और पुलिस को ज़्यादा अकाउंटेबल करना, मोर अकाउंटेबल टू द डीएम नॉट लेस, या है ना, एंड मेकिंग द पुलिस मोर अकाउंटेबल टू द डीएम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो कमिश्नरेट सिस्टम की अगर बात किया जाए, जो ये सिस्टम आपका लाएगा, इसमें जो पावर कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करना, ये एक एम आपका बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ बाकी दोनों स्टेटमेंट इफ यू सी, यहाँ पे जो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई भी जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है तो पावर जो है बोथ पुलिसिंग और मजिस्ट्रेसी आर कंसंट्रेटेड विद द कमिश्नर। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, कमिश्नर कोई भी कमिश्नरेट सिस्टम में जो कमिश्नर है उसमें वो पुलिसिंग और मजिस्ट्रेसी दोनों को देखते हैं। हु इज़ डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पुलिस चीफ। जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट पुलिस चीफ दोनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब अकाउंटेबल होते हैं। तो ये नॉर्मल अगर कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें, यहाँ पे डुअल कमांड सिस्टम है, ये थोड़ा सा आपका इसमें डिफरेंट है। द कमिश्नर ऑफ द पुलिस अंडर द कमिश्नरेट सिस्टम एक्सरसाइज द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर कमिश्नर की बात किया जाए कमिश्नरेट सिस्टम में, वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर है वो एक्सरसाइज करता है। ये जो पावर, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल टू एनी ऑफिस अंडर द कमिश्नर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो एसीपी के बियॉन्ड जो पोजीशंस है वहाँ पे ये पावर आपका इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दैट इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज रुपी और द यूएस डॉलर बट इट इज़ इन डिजिटल फॉर्मेट। अगर थोड़ा कंसेप्ट अगर आप देखें, इसको रीड करें प्रॉपर, तो क्रिप्टो करेंसी ना ही एक वी कैन से कोई एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इन जनरल देखा जाए, ना ही इसे रुपये और डॉलर की तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये अलाइनमेंट के अंदर देखा, तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। इट यूजेस एनक्रिप्शन टेक्निक ओनली टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी यूनिट एंड नॉट टू वेरीफाई द एक्सचेंज ऑफ द मनी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट यूजेस एनक्रिप्शन टेक्निक टू बोथ कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ मनी एंड वेरीफाई द एक्सचेंज ऑफ मनी। दोनों चीज़ों के लिए ये एनक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब आउटर एजेंसीज को, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी होती है, तो इसको आउटर एजेंसी को ट्रैक करना जो है वो मुश्किल होगा। बिटकॉइन आर एसेंशियली कोड रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन बट गेट्स लॉन्गर एंड वी कैन से एंड लॉन्गर एज मोर पीपल यूज देम। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो एक चीज़, ये जो स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे क्रिप्टो करेंसी इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट इट इज सेइंग कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइडेड। जैसे अभी तो करेंसी तो का मतलब ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जैसे रुपये और यूएस डॉलर, बट ये डिजिटल फॉर्म, बट इट इज़ मोर ऑफ अ वर्चुअल फॉर्म। बट इसका क्या है कि
इवन इफ इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इसका जो वैल्यूएशन, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, 5 महीने बाद भी वो 100 रुपीज़ होगा, बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इवन इफ इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टिल इसका जो वैल्यूएशन वो आपका बढ़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट टेक्निकली देखोगे, अगर इफ यू सी द टेक्निकल टर्म कि अगर लीगल टेंडर के रूप में इसको रिकॉग्नाइज करता है तो इट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। टेक्निकली ये स्टेटमेंट आपको ठीक लगेगा, ये सही है। ये जो स्टेटमेंट जहाँ पे कहता है कि एनक्रिप्शन है वर्चुअल टेक्निक है, वो बोथ टू कंट्रोल एंड क्रिएशन, बोथ टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी यूनिट और वेरीफाई द एक्सचेंज ऑफ मनी, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है और दोनों के लिए इस्तेमाल एनक्रिप्शन किया जाता है। और ये तीसरा जो स्टेटमेंट, बिटकॉइंस आर एसेंशियली कोड्स रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन दैट गेट लॉन्गर एंड लॉन्गर एज मोर पीपल यूज़ देम। तो जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी होती है, तो जैसे जैसे जितने जितने लोग यूज़ होंगे तो ये चेन आपकी एक्सटेंड होती रहेगी। तो ये स्टेटमेंट ही आपका सही, तो जो आंसर है दैट इज़ 1 and 3। तो सतोशी नाकामोतो जो पर्सन है हु इज सेड टू हैव कंसेप्चुअलाइज्ड एन अकाउंटिंग सिस्टम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में, क्योंकि वो जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर अगर एक में भी कुछ बदलाव होता है, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वहाँ पे काफ़ी ह्यूज जो इम्पैक्ट है उसका वो पड़ सकता है। और क्रिप्टो करेंसी में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में खास तौर से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल होता है। या देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया इज डेवलपिंग 2 इंडियन इकोनॉमिक जोन्स इन बांग्लादेश। ये कहाँ पे है, कहाँ पे डेवलप किया आपका जा रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मिर्सा राय और मोंगला, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडिया डेवलप कर रहा है 2 इंडियन इकोनॉमिक जोन्स बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू वेज रेट इंडेक्स WRI रिसेंटली जो रिलीज़ की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो ये आपकी रिलीज़ की गई है, इसके से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो जो नई सीरीज़ है, न्यू सीरीज़ ऑफ WRI विथ बेस 2016 विल रिप्लेस द ओल्ड सीरीज विद बेस 1963। तो यहाँ पे जो बेस ईयर है दैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड, ये 2016 है। जो वेज रेट इंडेक्स है उसमें जो बेस ईयर यूज़ होता है वो 2016 है। और वेज रेट इंडेक्स आपकी किसके द्वारा रिलीज होती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, प्लांटेशन सेक्टर्स है, इनका जो वेट है ये इस तरीके से है। जब इस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग 82.57% है, माइनिंग का 11.23% है, प्लांटेशन सेक्टर का 6.27% है। तो ये आपका है। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि द न्यू सीरीज ऑन WRI हैज़ बीन कंपाइल्ड ऑन ईयरली बेसिस एज अगेंस्ट हाफ ईयरली इन एग्जिस्टिंग सीरीज। तो जो नई सीरीज है ऑन WRI हैज़ बीन कंपाइल्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ये जो है नई सीरीज है WRI के, ये उल्टा है, मतलब ये बेसिकली हाफ ईयरली बेसिस में है, ईयरली बेसिस पे नहीं है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही आंसर है, दैट इज 1 and 2। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, न्यू वेज रेट इंडेक्स रिलीज्ड बेस ईयर रिवाइज टू 2016 फ्रॉम 1963 टू 1965। फिर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यूज़ भी अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ भी आपकी पब्लिश हुई थी, हिंदू के अंदर भी पब्लिश हुई थी। सो इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे लिखा कि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज, बेसिकली इट रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये अपने आप ही गलत हो गया, गलत होने से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये है आपका। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी हैज़ इवन रिकमेंडेड चेंजिंग द नेम ऑफ द बिल एज डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020, ड्रॉपिंग द वर्ड पर्सनल, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल डेटा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा भी इंक्लूडेड है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट दोनों है ही इसमें। JPC हैज सजेस्टेड दैट एनी सोशल मीडिया दैट इज नॉट एन इंटरमीडिएटरी बी ट्रीटेड एज अ पब्लिशर। ये भी सही है, क्योंकि इंटरमीडिएटरी की जगह दे नीड टू बी ट्रीटेड एज अ पब्लिशर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके 2 and 3 सही आंसर है, दैट इज D। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रॉस बॉर्डर्स insolvency proceeding. These are the relevant for the resolution of distressed company with an assets and liability across multiple jurisdiction. उसके बाद द फ्रेमवर्क अलाउज फॉर द लोकेशन ऑफ सच कंपनीज, फॉरेन एसेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर्स, देयर क्लेम्स, इस्टेब्लिशिंग पेमेंट टुवर्ड्स क्लेम एज वेल एज प्रोसेस फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कोर्ट्स इन डिफरेंट कंट्री। तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये न्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट प्रपोजेस फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क। इसने ये ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रखा है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन कमीशन, शॉर्ट में से बोलते हैं UNCTRAL, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल।
तो ये है खासतौर से जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मान लो यहाँ पे कोई पैसा लेकर और कहीं भाग गया इस टाइप से, तो उसको कैसे डील करना है। तो UNCT मतलब यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, ये क्या है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड लीगल फ्रेमवर्क है जो कि किससे डील करता है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इशू से, दिवालियापन जिसे हम कहते हैं। और ये लगभग 49 कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट भी किया गया है, जिसमें UK, US, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सिंगापुर इंक्लूडेड है। और लॉ अलाउ करता है कि ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज करना ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग एंड रूलिंग गिवन बाय द कोर्ट इन केसेस वेयर द फॉरेन जुरिडिक्शन इज एडजस्ट एज है ना फॉर द डिस्ट्रेस्ड कंपनीज। तो ये कुल मिला के कोई भी, जैसे यहाँ पे हमारी प्रोसीडिंग, हम इसका हिस्सा रहे और यहाँ पे प्रोसीडिंग हो रही है, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द अदर कोर्ट्स एज वेल। अगर वो प्रोसीडिंग कहीं और चल रही है उसको कंसिडरेशन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं किसी ने पैसा लिया और कहीं चला गया तो वहाँ पे जुरिडिक्शनल इशू की वजह से वो पर्सन पर कोई एक्शन ना हो। तो यहाँ पे ये देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की वहाँ प्रोसीडिंग भी आपकी की है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ये न्यूज़ भी आपकी आई थी। सो ये सेशन स्टार्ट हुआ है, अब मंडे टू फ्राइडे आपका सेशन रहेगा। अगर लाइव देख रहे हो तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है। अगर आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं जरूर से जुड़े, यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE। और जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सब की जो लाइव क्लासेस है वो आप कर सकते हैं अनअकैडमी में। अभी अगर करते हैं सब्सक्रिप्शन जो है लेते हैं तो उसके कई ग्रेट बेनिफिट्स भी हैं आपके पास। ये GS बुक्स एंड ये आपको अभी मिलेगा, कई ऑफर्स हैं वो उनका बेनिफिट मिलेगा। कोड याद रखना दैट इज़ SPLIVE। तो ये कोशिश करो नोट्स प्रिपेयर करने का, पॉज करके शॉर्ट में जो चीज़ें हैं ये टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए रजिस्टर बना सकते हो और वहाँ पे अपने नोट डाउन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।